मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर 7.4 पर, जो हमारा सेल एंड बैटरी का चैप्टर चला हुआ है। उसके हम बहुत ही बारीकी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें आज हम 23 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर पिछले लेक्चर देखने हैं इस चैप्टर के आपको, तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 144 AH यानी एम्पियर घंटा बैटरी 8 एम्पियर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है। देखिए, ये क्या कह रहा है कि बैटरी की कैपेसिटी दे दी है कि 144 एम्पियर घंटा उसकी कैपेसिटी है, और फिर कहता है कि उसमें धारा है जो वो 8 एम्पियर है, लेकिन पूछता है कि वो कितने घंटे तक चल सकती है। तो जब हमें एक फॉर्मूले का पता है कि जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो होती है C = A/H। क्या होती है? C = A/H। C है हमारा, देखिए C क्या हमारा कैपेसिटी ऑफ बैटरी, यानी 144 इक्वल टू एम्पियर क्या दिया है 8 × H हमें निकालना है, यानी H क्या हमारा घंटा। तो जब हम H निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 144/8 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम 144 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 एकम 8। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें 18 मिल गया। तो देखो आंसर क्या हमारा 18 घंटे आ गया। तो आंसर क्या हमारा 18 घंटे। समझ में आया? हमें कैपेसिटी दी थी, एम्पियर दिया था, सीधा हमने फॉर्मूला लगाया C = A/H। ये हमने फॉर्मूला लगाया। इसमें कैपेसिटी की वैल्यू रख दी 144, A की वैल्यू रख दी यानी एम्पियर की रख दी 8 एम्पियर, और घंटे हमने निकाल लिया, जो हमारा आंसर आ गया 18 घंटे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, देखिए फिर वही क्वेश्चन दोहराया गया है। इसमें 120 कैपेसिटी दी है इसने बैटरी की, और 8 एम्पियर धारा दी है, और फिर कहता है कि कितने घंटे तक वो प्रवाहित होगी 8 एम्पियर धारा। देखिए फिर वही फॉर्मूला लगाओ अपना। फॉर्मूला क्या था हमारा C = A/H। ठीक है, C क्या हमारा 120 इक्वल टू A क्या हमारा 8 × H हमें निकालना है। तो जब हम H निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 120/8। जब हम 120 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें मिल जाएगा 8 एकम 8 पंजा 40। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें 15 घंटे। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 घंटे। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सीधा फॉर्मूला लगाना है C = AH। ये हमारा फॉर्मूला होता है बैटरी की क्षमता का CAH एम्पियर घंटा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। देखिए कल हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि जो हमारी अगर हमें बैटरी की क्षमता बढ़ानी है तो हमें क्या करना है। तो ऑप्शन में उसने दिया था कि हमें प्लेटों की संख्या घटानी होगी या बढ़ानी होगी। हमने क्या लगाया था? हमने लगाया था कि बैटरी की प्लेटों की संख्या में बढ़ानी होगी, तभी हम उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्लेटों की संख्या को घटा दें तो उसकी क्षमता घट जाएगी। एक तो बैटरी की प्लेटों की संख्या पर निर्भर करता है, दूसरा करता है कि प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, यानी उसका आकार क्या है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो कहता है कि उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो हमारा प्लेटों की संख्या पर निर्भर करता है, दूसरा हमारा प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्ट और 16 एम्पियर घंटा। इस बैटरी की AH यानी एम्पियर घंटा रेटिंग क्या है। देखिए कल लेक्चर जो हमने करा था उसमें बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें भी प्रत्येक सेल की जो रेटिंग और वोल्ट दिया था वो दिया था 1.5 वोल्ट और 16 एम्पियर घंटा रेटिंग थी उसकी। यही पूछा था कि पूरी बैटरी क्या हो जाएगी। मैंने बताया था कि हमें प्रत्येक सेल की रेटिंग दे दी गई है, लेकिन ये पूरी बैटरी की पूछ रहे हैं। बैटरी हमारी सेलों को जोड़कर बनती है।
जब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ के बनाएंगे तो हमें बैटरी की क्षमता भी अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक सेल की जो होती है और जितने सेल जुड़े होते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखो हमें एम्पियर घंटा निकालनी है तो हम वोल्ट को छोड़ देंगे और हम एम्पियर घंटा को देखेंगे। अगर वो पूछता कि पूरी बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी तो हम 1.5 में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने एम्पियर घंटा पूछा है तो हम 16 एम्पियर घंटा में जो हमारी 16 है और हमारी कितनी सेल है वो हमारी है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 एम्पियर घंटा हमारी उसकी पूरी बैटरी की रेटिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में कि प्रत्येक सेल की दी है हमको, ठीक है, तो वो पूछता है पूरी बैटरी की। जो हमारी सेलों से मिलके बनी हुई वो होती है वो हमारी बैटरी होती है, यानी सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी सीधा पूछ लिया जाता है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाली प्लेटों का संख्या। देखिए वही क्वेश्चन आया है, फिर इसमें क्या है कि एक तो हम संख्या पर निर्भर करते हैं, तो दूसरा हम किस पर निर्भर करते हैं उसकी क्षमता का। पहला हम तो करते हैं कि प्लेट की संख्या कितनी है उस पर हम निर्भर करते हैं, दूसरा हम कि प्लेट का आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उस पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सेलों की क्षमता बोला है ये तो हमारा है ही है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये तो हमारा आंसर बनता नहीं, क्यों, एक तो दिया है संख्या, दूसरा पूछा है इसने, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट की किस्म नहीं, विक्षेपों की संख्या नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटों के आकार पर। सर्वप्रथम होता है हमारा जो हमारी सेलों की नहीं, जो हमारी प्लेटों की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। दूसरा होता है हमारा जो प्लेटों का आकार होता है उस पर निर्भर करता है। पहला प्लेटों की संख्या पर, दूसरा प्लेटों के आकार पर या क्षेत्रफल पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा क्षमता, वाट घंटा एफिशिएंसी निम्न में से कौन सी प्राइस रेंज में होती है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी एम्पियर घंटा होती है उसकी होती है 90 से 95% और वाट घंटा रेटिंग होती है जो हमारी वो होती है 80 से 85%। तो एम्पियर घंटा का अधिक इफिशिएंसी होने के कारण उसे हम अपनी रेटिंग में यूज़ करते हैं। तो इसने पूछा है कि जो हमारी वाट घंटा दक्षता है, वाट घंटा इफिशिएंसी है, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग है 80 से 85%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछता एम्पियर घंटा की यानी AH की पूछता तो ये हम लगाते 90 से 95, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है वाट घंटे की तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी 80 से 85%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी बैटरी या सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा कितनी होती है। देखिए जो हमारी बैटरी में होती है प्लेटें होती है धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें होती है, और जो हमारी धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है वो ऋणात्मक प्लेटों से एक कम होती है। ये आपको याद रखना है, जो धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है वो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। यानी अगर ऋणात्मक प्लेट हमारी 10 है और धनात्मक प्लेट हमारी 9 होगी, ठीक है, ऋणात्मक प्लेट हमारी 10 है तो धनात्मक प्लेट हमारी 9 होगी। ये माइंड में उतार लेनी है बात को। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ऋणात्मक प्लेट से एक अधिक नहीं, ऋणात्मक प्लेट से एक कम, हाँ मैंने अभी कहा है कि ऋणात्मक प्लेट से एक कम होती है धनात्मक प्लेटों की संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए जो हम कल लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा था कि बैटरी जब हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं बैटरी को, तब उसमें क्या होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो उसमें जो जब हम चार्जिंग करते हैं, ये याद रखना है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा देते हैं उसमें, तो वो विद्युत ऊर्जा हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं यानी उससे लोड कनेक्ट कर देते हैं, उससे हम ऊर्जा लेते हैं, तब वो रासायनिक क्रिया विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यही पूछा है इसने कि बैटरी के विसर्जन यानी डिस्चार्जिंग के दौरान ऊर्जा परिवर्तन होता है, वो होता है हमारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी ऑप्शन ए, ठीक है। डिस्चार्जिंग के वक्त हमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है
कि किसी बैटरी की आवेशित या विसर्जित यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था को जानने के लिए Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बजा देना और प्लेलिस्ट में अपने लेक्चर और पिछले लेक्चर को देखने के लिए प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भला चाहते हो तो शेयर भी करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी बैटरी की आवेशित विसर्जित अवस्था को जानने के लिए क्या नापा जाता है। देखिए, जब हम बैटरी हमारे पास में और हमें ये देखना होता है कि ये चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, तो हम उसे क्या नापते हैं, उसका हम क्या नापते हैं, उसका हम नापते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है बैटरी में, उसका हम आपेक्षिक घनत्व नापते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। वो मापते हैं हम हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी बैटरी की आवेशित, तो हम क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्थिर वोल्टता बैटरी चार्जिंग विधि में बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टता होती है। देखिए, हमारी जो चार्जिंग की मेथड होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा यानी हमारा जो स्थिर होता है वो हम करंट करते हैं, यानी जो हम सबसे पहले करंट देते हैं वो हम नियत मान रखते हैं उसका, वही पूछा है कि और दूसरा मेथड होता है हमारा स्थिर वोल्टता मेथड, यानी हम उसमें जो वोल्टेज देते हैं उसे स्थिर रखते हैं। और तीसरा होता है हमारा बूस्टिंग मेथड, उसमें हम हाई एम्पियर धारा पर उसे चार्ज करते हैं। चौथा होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में हम उसे बहुत ही कम एम्पियर धारा देकर और लंबे समय तक उसे चार्ज करते हैं। और पांचवा होता है हमारा रेक्टिफायर विधि द्वारा। क्या होता है, रेक्टिफायर विधि द्वारा। रेक्टिफायर विधि द्वारा हम अभी दिखा देते हैं आपको क्या होता है। चलो मैं तुम्हें चारों वो दिखा देता हूँ क्या क्या होती है हमारी। दिखाते हैं। तो इसमें पूछा है कि किसी बैटरी की आवेशित विसर्जित अवस्था को जानने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारा 31 पे है। ठीक है, 31 ओके 31 है हमारा स्थिर वोल्टता बैटरी चार्जिंग। जो हमारा स्थिर वोल्टता, हम उसमें नियत वोल्टेज धारा प्रदान करते हैं, तो वो चार्जिंग विधि होती है हमारी। तो उसमें बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टता, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उस पर जो वो नियत मान है वो बैटरी के आर पार कितना जोड़ा जाता है, जितनी उसकी बैटरी की रेटिंग होती है उससे हम थोड़ा अधिक जोड़ते हैं। यानी जो हमारी बैटरी की जो प्रत्येक सेल की रेटिंग होती है वोल्ट में, वो हमारी होती है 2.2 वोल्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा अधिक उसमें वोल्टेज देना है स्थिर वोल्टता बैटरी चार्जिंग मेथड में। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जो सेल की वोल्ट होती है वो होती है 2.2, लेकिन हमें थोड़ा सा अधिक देना है। तो हमारा जो ऑप्शन सी कहता है 2.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़े 1-2 क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊंगा स्थिर वोल्टता बैटरी, उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, सारे मेथड आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हम स्थिर वोल्टता में यानी स्थिर वोल्ट देते हैं वो हम देते हैं अपनी जो बैटरी होती है उससे थोड़ा अधिक देते हैं। ठीक है, यानी हमारी 2.2 की सेल है तो हम थोड़ा अधिक दे रहे हैं, यानी 2.3 से 2.5 तक उसमें देंगे। ठीक है, प्रति सेल, ये याद रखना है, प्रति सेल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 72 कि जब किसी नई बैटरी को चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। ये कह रहा है कि हम नई बैटरी लाए हैं और हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो अवस्था कहलाती है आरंभिक चार्जिंग। देखिए, जब हम कोई नया कार्य करते हैं उसे हम क्या करते हैं, आरंभिक, यानी आरंभ करते हैं तो वो कहलाता है हमारा आरंभिक चार्जिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभिक चार्जिंग। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए बी ऑप्शन में नवीनीकरण चार्जिंग विधि है। ये देखिए आपको बिचलाने के लिए, यानी ताकि आप सीधा इस पे राइट लगाओ, इसलिए हमें नवीनीकरण चार्जिंग नहीं लगाना है, हमें लगाना है आरंभिक चार्जिंग। क्या लगाना है, आरंभिक
चार्जिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब करने दिया है कि नवीनीकरण चार्जिंग, क्यों बच्चा सीधा नवीनीकरण चार्जिंग ही लगाएगा देखते सारे ऑप्शन में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैटरी को एक नियत अंतराल पर टॉप अप करने की आवश्यकता क्या इंगित करती है। देखिए बैटरी को हम नियत अंतराल यानी नियत समय के बाद में जब टॉप अप कर देती है, वो आवश्यकता होती है जो हमारी, वो किसे डिनोट करती है, वो करती है बैटरी ओवर चार्ज हो गई है, यानी जब हमारी बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है वो ओवर टॉप करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी ओवर चार्ज हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है 74 बैटरी को फिट करते समय बैटरी का ध्यान रखें। देखिए जब हम बैटरी की मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करने के बाद में हमें उसे जो फिट करते हैं बैटरी को, तो हमें उसका क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमें उसकी ध्रुवता ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके जो प्लस निगेटिव टर्मिनल्स है वे चेंज ना हो जाए, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी उसमें डीसी सप्लाई देनी होती है वो डीसी प्लस निगेटिव का विशेष ध्यान रखती है। एसी को तो हमें कोई भी हमारे ध्रुव हम दे देते हैं, लेकिन डीसी हमारी बिना ध्रुव के नहीं चल सकती, ठीक है। तो इसका जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए हमें ध्रुवता का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी चार्जर से या तो विलगित हो या वाहन में लगी हो तो चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये कहता है कि यदि हमारी किसी गाड़ी में बैटरी लगी हुई है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए हमें। इसका क्या कारण होता है, वो क्यों नहीं करनी चाहिए हमें। देखिए जो हमारी बैटरी होती है, चार्जिंग बैटरी होती है, उसमें से गैस निकलती है, तो जब उसमें से गैस निकलती है वो हमारी बहुत ही खतरनाक होती है, विस्फोटक टाइप की होती है हमारी गैस। तो चिंगारी उठने के समय उसमें कुछ भी हम दुर्घटना का आभास कर सकते हैं। तो जो हमारी सैलों से मुक्त गैस होती है वो काफ़ी विस्फोटक होती है, जो ऑप्शन ए कहता है कि सैलों से मुक्त गैस काफ़ी विस्फोटक होती है, इसलिए हमें चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। देखिए इसने एक मेथड दिया है, मैंने अभी पीछे बताया था ना आपको कि हमारे 5 मेथड होते हैं, कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, बूस्टिंग मेथड, ट्रिकल मेथड और रेक्टिफायर मेथड। तो मैं आपको उनका डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा स्थिर करंट चार्जिंग विधि है, जो हमारा कांस्टेंट करंट चार्जिंग विधि है, वो हमारा है इस प्रकार का। देखिए इसमें हमारा जो डीसी होती है वो सप्लाई देनी होती है, और लेकिन जो हमें धारा देते हैं उसे हम कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। उसे हम क्या रखना होता है, कांस्टेंट। तो जो हमारी दूसरी होती है वो होती है हमारी स्थिर वोल्टेज चार्जिंग यानी कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग। इसमें हम है ना एक समय में समांतर क्रम में कई सारी बैटरी को जोड़कर चार्ज कर सकते हैं, और हमें इसमें विशेष ध्यान ये देना होता है कि जो हम वोल्टेज देते हैं वो हमें नियत देनी होती है, हमें एक समान देनी होती है, ठीक है। तीसरा हमारा रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर विधि इस प्रकार की होती है, देखिए इसमें एसी आती है, यहाँ से एसी आई हमारी, तो एसी आने के बाद में यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर हम स्टेप डाउन लगाते हैं, यानी हमारे पास में 240 वोल्ट आती है तो हम उसे स्टेप डाउन कर लेते हैं, यानी 12 वोल्ट तक हम उसे क्या कर लेते हैं, 12 वोल्ट तक हमें स्टेप डाउन कर लेते हैं उसको। फिर यहाँ पे हमारा लगाते हैं रेक्टिफायर, जिसके कारण इसे हम रेक्टिफायर विधि बोलते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर होता है, इसका विशेष कार्य होता है कि एसी को डीसी में बदलना। इसका मेन कार्य यही होता है, एसी को डीसी में बदलना, इसलिए हम रेक्टिफायर विधि बोलते हैं, ठीक है। और रेक्टिफायर से हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी सिंपल सी विधि है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली जो हमारे चित्र में विधि दर्शाई गई है वो हमारी कौन सी है। अभी हमने डायग्राम में देखा है ये वाली विधि हमारी कौन सी है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग। आपको ध्यान रखना है, देखो ये डायग्राम बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ये अपने दिमाग में से निकालना होगा, ठीक है। आपको तीनों जो विधि है हमारी है 5 विधि, लेकिन जो हमारे 3 विधि के सर्किट डायग्राम है वे आपको दिमाग में उतारने होंगे। ये हमारा क्या है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, यही हमें से क्वेश्चन में पूछा गया है। ये हमारी क्या है, स्थिर धारा चार्जिंग, ठीक है। और चित्र में
क्वेश्चन में क्या है हमारा, ये वाला चित्र दिया है, ये अभी हमने क्या देखा है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। देखिए हमारे पास में दो यंत्र होते हैं। अगर हमें बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी आपेक्षिक घनत्व मापना है तो हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, जो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है हाइड्रोमीटर। देखिए जो ये हमारी होती है, ये हमारी होती है रबड़ का बल्ब। इसे हम जब दबाते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद में जो एक कांच की ट्यूब होती है, ये वाली कांच की ट्यूब होती है, ये हमारी ऊपर उठती है स्पेसिफिक। इसमें आर्किमिडीज सिद्धांत लग जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत को अगर अधिक जानना है तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है फिजिक्स वाली, उसमें सौरभ जी जो फिजिक्स करा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा होता है फ्लोट हाइड्रोमीटर, और हाँ ये होती है हमारी लचीली रबर। ये एक ट्यूब सी होती है बस, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट में डाल के इसमें सीधा ये काम होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं हम पूरा, और वही सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत का लगता है इसमें। और जो हमारा ये हाइड्रोमीटर होता है ये ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की उठने से ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि ऊपर कैसे उठता है, किस प्रकार हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है हाइड्रोमीटर। इसे हम किसके लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम की ओर। देखो ये हमारा होता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। क्या है हमारा, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसे हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें बैटरी की वोल्टेज मापनी होती है। जब हमें बैटरी की वोल्टेज मापनी होती है तो हम इस प्रकार का यंत्र यूज करते हैं जिसे हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बोलते हैं। और इसमें वो एक वोल्ट मीटर लगा होता है, और जो इसके टर्मिनल्स होते हैं हम इसे प्लस माइनस से, यानी जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं। और जो कनेक्ट करते हैं हम, एक यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है वो उसकी रीडिंग दर्शा देता है, तो हम उससे पता कर लेते हैं कि हमारी बैटरी का कितना वोल्ट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में कहा है कि बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। देखा, अगर पूछता है कि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोमीटर का। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमें वोल्टेज की जाँच करनी है, वोल्टेज की जाँच करते हैं हम हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। किससे करते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है कि बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान कीजिए। देखिए मैंने पीछे भी तुम्हें दिखाया था कि ये कौन सी विधि है, ये है हमारी रेक्टिफायर विधि। कौन सी है, रेक्टिफायर विधि। देखिए हमारा ये लगा हुआ है इसमें रेक्टिफायर। तो इसने कहा कि इसमें कुछ दोष है वो हमें पहचानना है। देखिए जो हमारा ये रेक्टिफायर लगा है इसमें, इस जो रेक्टिफायर तो हमारा सही है, लेकिन जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के, ये ट्रांसफॉर्मर के तो कनेक्शन है, ये है हमारे किसके, ये हमारे बैटरी के कनेक्शन। ये दोनों इसने उल्टे कर दिए। अगर मैं इन कनेक्शन को ऐसे कर दूं, देखो जो हमारा बैटरी का कनेक्शन है इसे मैं कर दूं, इसे कर दूं मैं यहाँ पे कनेक्ट, और इसे कर दूं मैं यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, और इसको कर दूं मैं यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, और इसको कर दूं मैं यहाँ पे कनेक्ट, तो हमारा ये डायग्राम सही हो जाएगा। यानी जो हमें डायग्राम दिया है इसमें जो कनेक्शन किए है बैटरी और ट्रांसफॉर्मर के, ये इसने उल्टे कर दिए हैं। यानी जो हमारा ये है ये इधर जुड़ना था और ये वाला इधर जुड़ना था, और जो बैटरी है, बैटरी का ये वाला यहाँ पे जुड़ना था और ये वाला यहाँ पे जुड़ना था। इतना काम होना था, तब हमारा ये डायग्राम सही हो जाता, कनेक्शन हमारे सही हो जाता। तो ऑप्शन देखो, हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है कि रेक्टिफायर से बैटरी संपर्कन की ध्रुवता को बदल दिया गया है। यानी जो हमारी बैटरी के टर्मिनल्स है वे बदल दिए गए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 में कहते हैं कि जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। देखिए मैंने आपको सारी विधि बताई थी 5 प्रकार की, उसमें एक ट्रिकल चार्जिंग थी हमारी। क्या थी, ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, हम उसमें बहुत ही कम दर पर धारा देते हैं और लंबे समय तक वो चार्ज होती है। तो वही पूछा है कि कम दर पर चार्ज की जाती है, किस पे पूछा है, कम दर पर चार्ज की जाती है, वो हमारी कहलाती है ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या निरावेशित करे तो क्या होगा। देखिए हमने लेक्चर 7.2 में दोष पढ़े थे, हमने 4-5 प्रकार के दोष पढ़े थे।
एक होता है हमारा सल्फेशन। सल्फेशन हमारा क्या होता है, यदि हम उसे बैटरी को चार्ज ना करें तो जो हमारा उसका लेड सल्फेट होता है वो गाढ़ा पड़ जाता है, ठीक है, जो कि ख़राब हो जाता है। तो हमें उसे समय समय पर चार्जिंग करना चाहिए। वो हमारा क्या होता है, सल्फेशन दोष। फिर है हमारा एक दोष होता है स्थानीय क्रिया, जो हमने प्राथमिक साल में पढ़ा था। स्थानीय क्रिया क्या होती है, हमारी जो हमारी दस्ते की छड़ होती है, जस्ते की छड़ होती है, जस्ते में हमारे अशुद्ध पदार्थ भी मिले होते हैं जो हमारी छोटी छोटी सेल बना लेती है। छोटी छोटी सेल बनने के कारण जो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है उसका बेकार में व्यय होता है, ये हमारा स्थानीय क्रिया दोष हो जाता है, ठीक है। और जो स्थानीय क्रिया दोष का निवारण होता है वो हमें क्या करते हैं, जो जस्ते की छड़ होती है उस पर हम पारे का एक परत चढ़ा देती है, उसका वो निवारण हो जाता है। एक होता है हमारा प्राथमिक सेल में ही ध्रुवाच्छादन। ध्रुवाच्छादन क्या होता है कि जो हमारी जस्ते का होता है हमारा कैथोड और तांबे का होता है हमारा एनोड। जो तांबे की छड़ पर हाइड्रोजन मुक्त होती है वो बुलबुलों के रूप में होती है। मैंने आपको अच्छे से डायग्राम बना के दिखाया था 7.2 में कि हमारे तांबे की छड़ के चारों ओर क्या हो जाता है, बुलबुले के रूप में मिल जाते हैं। तो वो बुलबुले हमारे क्या कर देते हैं, वो हमारे तांबे की छड़ को अचालक बना देते हैं। जब हमारा कोई पदार्थ अचालक हो गया तो उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, तो हमारा ये क्या होता है, ध्रुवाच्छादन दोष, पोलराइजेशन दोष हो जाता है। तो इसका निवारण क्या था, हमने एक कांच युक्त बर्तन लिया था और उसे हमने क्या करता, तांबे की छड़ में उसको रख दिया था, ठीक है। और उस कांच युक्त बर्तन में हमने क्या डाला था, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने भर दिया था। क्या भर दिया था, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है। ये हमारा उसका निवारण था। फिर एक होता है हमारा बकलिंग। बकलिंग क्या था हमारा, कि यदि हम उसे हाई रेट एम्पियर पे उसे चार्ज करें तो हमारा क्या होता है, हमारी जो प्लेटें होती है वे मुड़ जाती हैं नीचे से और उनका शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। तो उसका निवारण यही था कि उसे हमें नियत धारा पर चार्ज करना चाहिए। तो ये पूछा है कि यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित, यानी बहुत ही उच्च दर पर उसे आवेशित किया जा रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा कौन सा दोष होता है, वो होता है हमारा बकलिंग दोष। क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा बकलिंग दोष, ठीक है। सल्फेशन बता दिया मैंने क्या होता है, स्थानीय क्रिया बता दिया, ध्रुवाच्छादन आपको बता दिया है, ठीक है। बकलिंग दोष हमारा क्या होता है, वो नीचे से मुड़ जाती है और शॉर्ट सर्किट होने का कारण बनता है। वो क्यों होता है, वो से हम जब उच्च दर पर उसमें चार्जिंग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 में कहता है कि बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भिगे कपड़े से साफ करके उन पर ग्रीस का पतला लेपन करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है। देखिए हमने एक और दोष पढ़ा था, हमने संक्षारण दोष, कोरोजन दोष पढ़ा था हमने। क्या होता है वो हमारा, जो हमारी बैटरी होती है उसमें जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं उसमें तांबे और जस्ते का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के कारण टर्मिनल्स पर नीले और सफ़ेद रंग की एक परत सी चढ़ जाती है। उसे हमें क्या, उसका जो ये दोष कहलाता है हमारा संक्षारण दोष। और जो इस दोष का निवारण है वो है हमें कि हम गर्म कपड़े से भीगे कपड़े से हमें उन्हें साफ करते रहना चाहिए समय समय पर। ये हमारा होता है संक्षारण दोष। ये कह रहा है कि गर्म पानी से भीगे कपड़े से साफ करके उन पर ग्रीस का पतला लेपन करने से निम्न में से कौन सा दोष का दूर होता है, यानी कौन से दोष का निवारण है, ये हमारा है संक्षारण दोष का निवारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए मैंने कल एक क्वेश्चन भी आया था, उसमें बताया था कि जो हमारा डिस्चार्जिंग बैटरी होती है उसमें जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा बढ़ जाता है और चार्जिंग बैटरी का हमारा प्रतिरोध घट जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि जो हमारी डिस्चार्ज बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये कहता है कि निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है। अनुरक्षण होता है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ये पूछ रहा है कि हमें ऐसी बैटरी बताइए जो हमें मेंटेनेंस उसमें करनी पड़ती है, ठीक है। जो हमारी देखो ऑप्शन ए में दिया है निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी हमारी अनुरक्षण मुक्त है, यानी उसमें मेंटेनेंस की हमें जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि मेंटेनेंस की इसमें जरूरत होती है। फिर कहता है बी ऑप्शन जो हमारा निकल फेराइड बैटरी है वो भी हमारी क्या है, अनुरक्षण मुक्त है। क्षारीय मैग्नीशियम भी हमारी अनुरक्षण मुक्त है। लेकिन जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उससे
अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं कह सकते, उसमें मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। मेंटेनेंस हमें क्या करनी पड़ती है कि समय समय पर उसमें पानी डालना पड़ता है ताकि उसका सल्फेशन दोष दूर किया जा सके। समय समय पर उसके टर्मिनल्स को साफ करना पड़ता है ताकि हमारे जो संचालन दोष होता है उसे दूर करा जा सके, ठीक है। और उसे हमें समय समय पर उसमें आंसू जल भी डालना होता है। ये हमारी क्या होती है, मेंटेनेंस होती है उसकी। तो ये हमारी जो मेंटेनेंस मुक्त है ये हमारी बैटरी नहीं है, ये अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनुरक्षण बैटरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड एसिड बैटरी हमारी अनुरक्षण मुक्त नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हमने इस लेक्चर सेल एंड बैटरी में 4 लेक्चर लिए हैं जिसमें हमने 83 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे आपके, मुझे उम्मीद है। और यदि आपको कोई त्रुटि है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और नया लेक्चर पाने के लिए, उसका नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 8.1 में, इसलिए क्या कहता है एंड बाय बाय।